बीजेपी के सियासी सस्पेंस थ्रिलर में वही हुआ जिसकी स्क्रिप्ट आरएसएस ने पिछले हफ्ते ही लिख दी थी। संघ ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे रखा था कि नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित करना ही है, चाहे कोई खुश हो या नाराज। इसलिए आडवाणी की नाराजगी के बावजूद बीजेपी ने मोदी को पीएम का उम्मीदवार बना दिया। आडवाणी को मनाने की कोशिशें हुई, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें पूरी तरह दरकिनार करा गया और सिर्फ 15 मिनट की छोटी सी बैठक में मोदी के नाम पर मुहर लगा दी गई। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या मोदी की ताजपोशी बीजेपी में आडवाणी युग के अंत का ऐलान है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हो गई। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने मोदी के नाम पर मुहर लगा दी और बिल्कुल उसी अंदाज में लगा दी जैसा फरमान संघ ने दिया था। आडवाणी की गैर मौजूदगी में मीटिंग हुई और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया कि मोदी ही होंगे बीजेपी के पीएम इन वेटिंग। had decided that Narendra Modi will be our prime ministerial candidate for the coming Lok Sabha election. पूरे संसदीय बोर्ड की तरफ से मैं श्री नरेंद्र भाई को हार्दिक बधाई देता हूं, उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में प्राप्त होगा और अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस देश में बनेगी। जिस वक्त बीजेपी दफ्तर में मोदी के नाम पर मंथन चल रहा था, तब आडवाणी के आवास पर सन्नाटा पसरा था, जिसे तोड़ा आडवाणी के नए लीडर बम ने। आडवाणी ने ये खुली चिट्ठी बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को लिखी है, जिसमें उनके दिल का दर्द भी है और गुस्सा भी। दिलचस्प बात यह है कि आडवाणी एक खुला खत जारी करने से पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में जाने को तैयार थे। उनकी सुरक्षा में तैनात गाड़ियों का काफिला बस दौड़ने ही वाला था कि आडवाणी का मन बदल गया। सूत्रों का कहना है कि एक फोन आया और आडवाणी ने संसदीय बोर्ड की बैठक में न जाने का फैसला कर लिया। अब मोदी को आडवाणी का आशीर्वाद मिलेगा या श्राप, ये आप आडवाणी के इस पत्र से समझ सकते हैं। उन्हें मनाने के लिए बीजेपी नेताओं ने सुबह से जितनी मशक्कत की, वो नाकाम क्यों हुई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में आडवाणी के अलावा सारे नेता लाइन लगाकर पहुंचे, उससे ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी में अब आडवाणी युग का अंत हो चुका है, जिसका एहसास खुद आडवाणी को भी है। अजीत श्रीवास्तव और राकेश सिंह के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन बीजेपी में आडवाणी बनाम मोदी का इतिहास इतनी जल्दी खुद को दोहराएगा, इसकी कल्पना कम से कम बीजेपी नेताओं को तो नहीं होगी। बीजेपी में आज नरेंद्र मोदी की ताजपोशी और उस पर आडवाणी का हमला हूबहू वैसा है जैसा गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान हुआ था। गोवा में पहले से तय माना जा रहा था कि मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। आडवाणी इस फैसले से नाखुश थे, वो गोवा जाने को तैयार नहीं हुए और जब उन्हें नजरअंदाज करके मोदी की ताजपोशी हुई, तब आडवाणी ने खुली चिट्ठी लिखकर बीजेपी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठा दिया। बिल्कुल ऐसा ही आज उन्होंने दिल्ली में किया। मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई। आडवाणी इसके लिए तैयार नहीं थे। बीजेपी ने इस बार भी उन्हें नजरअंदाज किया और जवाब में आडवाणी ने एक बार फिर खुली चिट्ठी लिखकर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो क्या बीजेपी में आडवाणी युग का अंत हो गया है? इसी बड़ी बहस पर हम आएंगे। यही हमारी बहस का मुख्य मुद्दा है और मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अदीब साहब हैं, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन सपोर्टेड बाय समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस। बीजेपी के नेता विजय जौली भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ राजीव तुरी जी हैं, प्रांत प्रचारक आरएसएस। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी है, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी, जो कि
बेहद कट्टर समर्थक माने जाते हैं नरेंद्र मोदी जी के। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। हमारे साथ राजेश रपड़िया जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ शिवाजी सरकार जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरती मेहरा भी हमारे साथ पहुंच गई हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे पहला सवाल रामेश्वर जी आपसे, क्या माना जाए, आडवाणी युग का अंत हो गया है? दीपक जी, इस समय का चक्र चलते रहता है। ये मतलब आप मान रहे हैं युग का अंत हो गया है? पूरी बात तो होने दीजिए। नहीं मान रहे, मतलब समय का चक्र चल रहा है तो आप मान रहे हैं कि युग का अंत हो गया? राजनीति में किसी युग का अंत नहीं हुआ। आप जो कहना चाहते हैं मैं आपको बता दूं, अटल और आडवाणी जी के ही नेतृत्व में इन पौधों के, ये पौधे विकसित हुए हैं। इनके करिश्मा करने का, इनके पौरुषत्व का और इनके काम का जो इनको अटल जी आडवाणी जी के समय मौका मिला कि अपना जो ये टैलेंट है दिखा सके, ये उन्हीं के सींचे हुए पौधे हैं। और मैं मानता हूं कि आडवाणी जी का आशीर्वाद आगे भी मिलता रहेगा। ये अलग बात है, राजनीति में होता है, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये डिस्कशन होता है तो हर आदमी अपना अपना पॉइंट रखता है, अपना अपना विचार हर चीज पर देने का अधिकार है, हर का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और मैं मानता हूं कि जो मैं आज सोच रहा हूं, आडवाणी जी हमसे 40 साल बड़े हैं, वो जो सोच रहे हैं उसमें जरूर कुछ अंतर होगा। तो अपने अपने विचार पार्टी में रखना, मैं इसके विरोध नहीं मानता हूं। अंततः पार्टी बैठक में ना आना, यह अनुशासनहीनता है कि नहीं? देखिए, ऐसा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में आना अनुशासनहीनता है? दीपक जी, हर बैठक में हर समय हर व्यक्ति रहता है। अरे इतनी बड़ी बैठक जहां आप इतिहास लिखने जा रहे हैं रामेश्वर चौरसिया जी, इतनी बड़ी बैठक देखिए, ये इतिहास लिखने जा रहे हैं। ये बहस तब भी चली थी जब गोवा में अंततः आडवाणी जी आए और उसके बाद हर बैठकों में आए। आडवाणी जी की नाराजगी होगी, हमारे बड़े लोग नेता लोग जाएंगे, वो हमारे। पर आप आडवाणी जी की नाराजगी को दूर कहाँ कर रहे हैं? रोना तो ये है ना। बिल्कुल जाकर के दूर हो जाएगा, आप चिंता नहीं कीजिए। नहीं, मुझे चिंता हो रही है ना, क्योंकि आपके पार्टी के भीष्म पितामह हैं। आपने कहा कि इन्हीं पौधों को जन्म दिया आडवाणी जी ने, पौधे बड़े हो गए तो आडवाणी जी का कद छोटा कर दिया आपने। नहीं, ऐसा होता नहीं है। जब बड़े ऐसा हुआ है, पर ऐसा हुआ है रामेश्वर चौरसिया जी, ऐसा हुआ है। छोटा नहीं हुआ है। आडवाणी जी अभिभावक हैं, वो छोटे कैसे हो जाएंगे? अभिभावक, मैं इसको नहीं मानता हूँ। अभिभावक अपने बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए नहीं आता है। अभिभावक अपने बच्चे को आशीर्वाद देने जा रहे हैं, आशीर्वाद देने। हाँ, नहीं लेके निकल भी गए आशीर्वाद, लेकिन समय का चक्र कैसे घुमा है? प्रदीप सिंह जी, क्या कहेंगे आप? आडवाणी युग का अंत हो गया है बीजेपी? देखिए दीपक जी, मेरा मानना है कि आडवाणी युग के अंत की शुरुआत 2005 में ही हो गई थी। किसी भी विचारधारा पर आधारित पार्टी में जब आप विचारधारा से विचलित होते हैं तो फिर आपके बाहर जाने का एक तरह से संकेत शुरू हो जाता है। 2005 के बाद 2009 आया। 2009 में पार्टी ने और संघ परिवार ने एक तरफ बेमन से, क्योंकि दूसरी पीढ़ी के नेताओं में किसी एक नाम पर सहमति नहीं थी, इसलिए उनके नाम को प्रस्तावित किया प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में। जब चुनाव का नतीजा आया तो उन्होंने दो घोषणाएं की। एक कहा कि मैं अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, और दूसरा कहा कि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं बनूंगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद वो अपने ही की हुई घोषणा, अपने ही किए हुए वायदे से पलट गए। उसके बाद से आप देखिए तो आडवाणी जी, पार्टी और संघ, ये तीनों एक पेज पर कभी नहीं रहे। तीनों में कुछ न कुछ जो है वो चलता रहा। उसकी परिणति गोवा से शुरू हुई, आज खत्म हुई है। आडवाणी जी ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने एक नया हमला किया है पार्टी अध्यक्ष पर। उन्होंने उस पत्र में एक वाक्य लिखा है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की काम करने की शैली से भी संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। तो इसका मतलब वो पार्टी में शायद किसी से खुश नहीं है या पूरी पार्टी से नाराज हैं। गोवा के बाद उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उससे भी स्पष्ट था। तो पार्टी, संघ परिवार और आडवाणी जी ये एक रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। इसका स्पष्ट संकेत आज उन्होंने जो कुछ किया है, वो चाहते तो जिस तरह से सुषमा स्वराज और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने एक स्टेज के बाद स्वीकार कर लिया। देखिए, जनतंत्र में आपको अपनी बात कहने का, विरोध जताने का मंच होता है, वो आडवाणी जी के पास हमेशा उपलब्ध था। जिस तरह से सुषमा स्वराज और डॉक्टर जोशी ने अपनी बात रखी और आखिरी समय तक रखी, उसके बाद जो बहुमत का फैसला हुआ उसे स्वीकार कर लिया। आडवाणी जी ने उसे नहीं किया। इसकी तुलना करें 2002 से, जब अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे गुजरात दंगे के बाद, तब पार्टी का बहुमत आडवाणी जी की जो राय थी कि नहीं हटाना चाहिए नरेंद्र मोदी को, उससे सहमत थी। पार्टी की राय उनके साथ थी। वाजपेयी ने उस समय पार्टी के बहुमत की जो राय थी उसका सम्मान किया और उस अपनी राय को अलग रखकर उसे स्वीकार किया। मेरा मानना है कि आज ये स्थिति थी
कि आडवाणी जी को वैसा ही बड़प्पन दिखाना चाहिए था। आपको लगता है आडवाणी युग का अंत हो गया है? निश्चित रूप से आडवाणी युग का अंत। आरती मेहरा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले विजय जॉली के पास जाऊंगा। विजय जॉली जी, आडवाणी जी के युग का अंत हो गया है? देखिए, आज मेरी अपेक्षा थी कि आडवाणी जी अवश्य आते। आडवाणी लेकिन जी, आपकी अपेक्षा उन्होंने तोड़ दी। आडवाणी जी युग पुरुष हैं, मेरे आइडियोलॉग हैं और मैं आज भी उनका अनुकरण करता हूं। लेकिन आज उनका आना अपेक्षित था, वो नहीं आए। न केवल मुझे अपितु भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को मन से दुख की अनुभूति हुई है। लेकिन किन परिस्थितियों के कारण नहीं आए, उन्होंने कोई भी एक शब्द परिस्थितियां मैं बता देता हूं ना। अरे आपको पता नहीं होगा। एक मिनट विजय जॉली जी, आज तक नहीं। विजय जॉली जी, मैं बता देता हूं। लालकृष्ण आडवाणी जी का पत्र है। प्रिय श्री राजनाथ सिंह जी, आज दोपहर को जब आप मुझे आज के संसदीय अधिकरण की बैठक की सूचना देने आए थे, तब मैंने अपनी मन की व्यथा के बारे में और आपके कार्य संचालन के विषय में अपनी निराशा के बारे में कहा था। इसका मतलब समझ गए ना आप कि आडवाणी जी पार्टी से निराश हैं, हताश हैं। मैंने आपको उस समय कहा था कि मैं विचार करूंगा कि बैठक में आकर अपनी बातें सभी सदस्यों को कहूं अथवा नहीं। अब तय किया है कि आज की बैठक में मैं ना आऊं तो उचित होगा। आप तो परिवार वाली पार्टी हैं, आप तो पार्टी विद डिफरेंस है, लेकिन आपने अपने सबसे बड़े भीष्म पितामह को ही नाराज कर दिया। देखिए, ये मैं मान सकता हूं कि पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर कभी कभी बेटों के निर्णयों से हमारे पिता सहमत नहीं होते, लेकिन उसके कारण वो हमारे पिता नहीं रहेंगे, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। सर, पिता को तो नजरअंदाज कर दिया। अगर थोड़ा सम्मान होता आडवाणी जी के लिए तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग कैंसिल कर देते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग कैंसिल कर देते ना। अब मेरी बात मुझे पूरी रखने दीजिए। आपने अपना प्रश्न किया, अब आपको मेरी भी बात सुननी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र राजनीतिक दल है, ये कांग्रेस पार्टी जैसा नहीं है। यहां पर हर एक व्यक्ति को अपने स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, चाहे वो पार्टी बिल्कुल। वहां पे गांधी परिवार चलाता है, यहाँ पर संघ परिवार चलाता है। अंतर सिर्फ इतना है, वहां पर गांधी परिवार चलाता है, यहाँ संघ परिवार चलाता है। जहां पर जो भी हो जाता है निर्णय, उसका अनुकरण सब करते हैं। और इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय होने के बाद और नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होने के बाद अगर नरेंद्र मोदी जी ने पहला कदम उठाया तो वो अपने पिता तुल्य आडवाणी जी के घर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। और आडवाणी जी ने पहला कदम उठाया, राजनाथ सिंह जी को चिट्ठी लिखी, ये कहते हुए कि मैं निराश हूं, मैं हताश हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आडवाणी जी ने ये चिट्ठी गोवा के बाद आडवाणी जी ने अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। विजय जी, आडवाणी जी ने ये चिट्ठी गोवा कार्यकारिणी के बाद भी लिखी थी कि पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही। क्या इस समय के दौरान जुलाई से लेकर अब तक आडवाणी जी की उन चिंताओं को दूर नहीं कर दिया जाना था पार्टी अध्यक्ष के द्वारा, जो वादा उन्होंने किया था? देखिए, पार्टी के अंदर पार्टी के अध्यक्ष ने क्या किया और क्या नहीं किया, वो इस टीवी की डिबेट के अंदर उसका आंकलन नहीं हो सकता है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आकलन तो होगा, आकलन तो होगा। एक राजनीतिक पार्टी पब्लिक स्क्रूटिनी में रहती है, आप जानते हैं इस बात को। बिल्कुल आप जवाब दे लोगों के प्रति, इसलिए मैंने कहा आप जवाब दे लोगों के प्रति। आप देश का शासन चलाने की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इस बात से टोटली असहमत हूं कि आडवाणी का युग खत्म हो गया। कभी युग खत्म, ये आपने कहा, मैं दुखी जरूर कह रहे हैं कि आप दुख और निराश हैं क्योंकि आडवाणी नहीं है बैठक में। मैं दुख में जरूर हूं, मैं निराश जरूर हूं। विजय जॉली, ये मैंने अपने जीवन में कर सकते थे आडवाणी जी के लिए। अपने पूरे मैं यही पूछ रहा हूँ विजय, आडवाणी क्या जी का आप ये अनुकरण किया है, क्या आप ये उनको आइडियोलॉग माना है, उनको पिता क्या माना है, आप ये हिम्मत उनको 5 साल फॉलो पहले किया कर है। सकते थे कि आडवाणी जी के किसी फैसले पर दुख जताएं? क्या आप ये 5 साल पहले कर सकते थे कि आडवाणी जी के किसी फैसले पर आप दुख जताएं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये टीवी चैनल आडवाणी जी के किसी फैसले पर दुख जताएं। क्या आप ये 5 साल पहले कर सकते थे कि आडवाणी जी के किसी फैसले पर आप दुख जताएं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये टीवी चैनल के माध्यम से मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं कब दुख मैंने व्यक्त किया और कब खुशी जाहिर करी, लेकिन पार्टी का नहीं, आपने टीवी चैनल पे भी दुख व्यक्त किया है मुझे कि मैं निराश हुआ, मुझे बात कर नहीं आई। मैं अगर आप मेरी एक बात को पकड़ के बैठ जाएंगे तो मैं सोचता हूं कि आपको आगे मेरी बात सुनने का आप पेशेंस नहीं रख रहे हैं। मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे दुख है
तो वो कारण ये है कि हमने हमेशा अपने पूरे जीवन में माननीय आडवाणी जी को आइडियोलॉग माना है, उनका अनुकरण किया है, और उनके इस निर्णय के कारण हम ये कहें नहीं वो पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। ये मुझे लगता है कि आडवाणी जी के साथ आप अनुचित व्यवहार कर रहे होंगे, इसलिए शब्दों के जाल में मत फंसाइए। आडवाणी जी ने अपने मन की व्यथा अगर पार्टी अध्यक्ष को व्यक्त की है तो वो ये जरूर है कि उन्होंने अपने मन की भावनाएं व्यक्त की हैं। अब आप उनकी भावनाओं को अगर इस चैनल के माध्यम से उनको प्रताड़ित करना चाहते हैं तो ये मैं चैनल की सार्थकता के ऊपर छोड़ देता हूं। तो बीजेपी ने किया है, चैनल ने थोड़ी किया है। विजय जॉली जी, प्रताड़ित तो बीजेपी ने किया है, चैनल ने थोड़ी किया है। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नहीं आया, आपने मीटिंग करके मोदी के नाम का अनाउंसमेंट कर दिया। बहस 1 घंटा चलेगा। मैं आपको एक चीज, आपने एक सवाल किया, आपने जो सवाल किया कि एक परिवार ने अपने पितामह को छोड़ दिया। आप अपने सवाल, एक परिवार ने पितामह को छोड़ दिया। ऐसा, और अगर ऐसा होता तो दो चिट्ठी लिखने लगती है आडवाणी जी के घर जाके उनका आशीर्वाद नहीं लेते, और आडवाणी जी भी उनको अपने घर में अंदर आने नहीं देते। अगर आपके चैनल की धारा और दिशा को देखें तो मीडिया में जिस प्रकार की डिस्टॉर्टेड वर्जन आती है, लेटर कुछ लिखा, लेटर का चलिए इसको फुल फ्रेम दिखाइए। अगर वो चुप है तब आपको कष्ट है, अगर वो बोलेंगे तब आपको कष्ट है। 1 मिनट, एक तस्वीर दिखाता हूं, फिर आप सवाल किया, उसी में जवाब छुपा है। 1 मिनट, एक तस्वीर दिखानी है आपको, एक तस्वीर दिखानी है, जनता भी देख ले, आप सब देख लें। देखिए नाराजगी का आलम कितना है सुषमा स्वराज का कि उनको एक गुलदस्ता दिया जाता है। ये देखिए, ये गुलदस्ता उनके हाथ के पास आ रहा है। तो क्या गुलदस्ता लेके बैठेंगे? नहीं आ रहा है, और वो कहती है नहीं मुझे नहीं देना है, मुझे नहीं देना है। हम लोग तो ये वापस चला गया, मना कर रही हूँ। देखिए तस्वीर देखिए, आप तस्वीर देखिए, तस्वीर हर चीज को देखो, जब नेगेटिव देखोगे तो रामेश्वर चौरसिया नेगेटिव लगेगा आपको। दिलीप चेरियन है मेरे साथ, इमेज कंसल्टेंट, उनसे भी बात करूंगा, लेकिन पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर देख लीजिए, आप भूलेंगे नहीं, आपकी मेमोरी बहुत तेज है। सुन ले, आपकी मेमोरी बहुत तेज है रामेश्वर चौरसिया जी, मैं जानता हूं आपकी मेमोरी बहुत तेज है। ये गुलदस्ता आता है, लाओ भाई गुलदस्ता लाओ, फिर से ये गुलदस्ता आया। ये सुषमा स्वराज ने मना किया कि मुझे गुलदस्ता नहीं देना, ये मना किया उन्होंने, और ये गुलदस्ता वापस गया। विजय जॉली हंस रहे हैं। देखिए इतनी खूबसूरत तस्वीर है, ये बता रही है कि बीजेपी ये मीडिया की डिफरेंस, ये जो मीडिया का कैमरा है जादू सब बोलता है, ये कैमरा है ये सब बोलता है, मैं वहाँ था, कैमरा है ये सब बोलता है, आप आदि ये कैमरा है ये सब बोलता है। सहमत नहीं हूँ, मैं वहाँ था। ठीक है, सुन लो, आप वहाँ थे, आपने क्या देखा, मेरे कैमरे ने क्या देखा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ मेरे कैमरे ने क्या देखा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं बता, 1 मिनट आरती जी, मैं वहाँ था। ये जब वो गले मिल रहे थे तब गुलदस्ता दिया, उन्होंने बोला रुक जाओ, बाद में गुलदस्ता ली और खुद स्वागत किए, उनके पैर छुए झुक करके मोदी जी झुक करके जी झुके वो मोदी जी गुलदस्ता लेने के लिए। आपने दिखाया नहीं, वो आपने नहीं दिखाया। नहीं दिखाएंगे, हम तो वही दिखाएंगे जो हमको सूट करता है। हम न्यूज नहीं बनेगी ना हमारी विजय जॉली जी। हम तो आपकी पार्टी के, आप तो इस पत्र का जवाब दे दीजिए, और आप दे दीजिए सुषमा जी की बॉडी लैंग्वेज। आप ही ने सवाल किया, आप क्या सवाल किए थे, आप क्या सवाल? आरती जी 1 मिनट, 1 सेकेंड। दीपक जी, बॉडी लैंग्वेज जो आपने उस समय की दिखाई है, एक समय पे 2 व्यक्ति मिल रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष और होने वाले प्रधानमंत्री जिन्हें घोषित किया जाता है। ऐसे में वो मिल रहे हैं तो पीछे से अगर एक ऑफिस का लड़का वो दे रहा है, वो कह रही है शांति रखो ना, अभी जब मेरी तरफ वो करेंगे मुंह तब मैं लूंगी ना जी। देखिए वहां पे सुषमा जी भी लोकसभा में विपक्ष की नेता हैं। आप आप समझिए, इसलिए ये आपने बहुत जल्दी दिखा दिया। अगर आप इसको पूरा दिखाएंगे तो आप इसको देख पाएंगे, आप उसको पूरी तरह से, जो उन्होंने कहा कि बड़े ही प्यार से और बहुत ही सरगर्मी से वो दोनों मिले। चलिए, बहुत ही प्यार, बहुत सरगर्मी से ऐसा प्यार बना रहे आप लोगों के बीच, ऐसा प्यार बना रहे, ऐसा प्यार बना रहे। और विजय जॉली को दुख भी होता है, और विजय जॉली का दुख भी बना रहे, निराशा भी उनकी बनी रही कि आडवाणी जी नहीं आए। लेकिन यहाँ मैं दिलीप चेरियन को लेकर आना चाहूँगा। एक मिनट रामेश्वर, एक मिनट, मैं यहाँ पर दिलीप चेरियन को लेकर आना चाहूंगा। दिलीप चेरियन न केवल एक PR एक्सपर्ट है बल्कि इमेज गुरु भी हैं। दिलीप, ये बॉडी लैंग्वेजेस, ये तमाम चीजें, इस तरह के डिफरेंसेस, आडवाणी जी का ये पत्र जिसमें वो साफ लिख रहे हैं कि कार्य संचालन के विषय में अपनी निराशा के बारे में कुछ कहा था, मैंने अपनी मन की व्यथा के बारे में, मतलब मन की व्यथा आप समझते होंगे हिंदी में, सभी लोग समझते हैं हिंदी में मन की व्यथा और मन की पीड़ा क्या होती है।
आडवाणी जी ऐसी बातें कह रहे हैं, यहाँ पर नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हो रही है। विजय जॉली कह रहे हैं कि उन्हें दुख और निराशा है कि आडवाणी जी उस बैठक में नहीं आए। क्यों नहीं आए उन्हें नहीं पता, मैंने उनको लेटर बता दिया कि क्यों नहीं आए, आडवाणी जी ने स्पेसिफाई किया है। क्या आपको लगता है इससे बीजेपी कैडर के अंदर, देश के अंदर एक पॉजिटिव संदेश क्या है? देखिए, बीजेपी कैडर के अंदर और बीजेपी के इमेज बहुत अलग है। इस वक्त कैडर को यही चाहता था कि किसी को हम अनॉइंट करें, उनके सिर पे ये वो लगा दे क्राउन, वो उनका ये उद्देश्य था और ये पार्टी ने सफलता से कर चुका। पर पार्टी का जो इमेज होगा कि पार्टी इस वक्त ये सोच रहे कि हम एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन के तरफ जाएंगे, इसमें सारे हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ये सब होने वाला नहीं है। क्योंकि जो लोग मोदी जी के बिहेवियर देखते हैं और समझते हैं और प्रेसिडेंशियल फॉर्म की जो इसकी इंप्लीकेशंस जो है वो है कि पार्टी में जो उनके विरोध में है उनका जो रोल होगा वो आगे जाकर ये रोल इस वक्त जो वो डर रहे हैं वो सच में आने वाला है, यही डर है। और ये डर जो है वो कैडर को नहीं है, वो लीडर्स को है। क्योंकि लीडर्स को ये लगता है कि जिन ने लाइन में खड़े होके मोदी जी के जो बात है और मोदी जी के जो जिस तरह मोदी जी इंडिकेट कर रहे हैं उस तरह नहीं जाएंगे, उनको कोई रोल आगे जाकर नहीं होगा। और ये एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी की सिस्टम की तरफ जा रहे हैं और वो ठीक है कि नहीं और ये पार्टी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, वो देश के लोग जब इलेक्शन पे जाएंगे वो डिसाइड करेंगे। विजय जॉली बड़े उत्साहित है कुछ कहने के लिए। देखिए, ये पार्टी का निर्णय है। दिलीप चेरियन ये इमेज गुरु हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निर्णय भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है, पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर्स लेते हैं। और वो निर्णय कब लेना है, उस निर्णय के क्या आयाम होंगे, इन जो स्टेट इलेक्शंस हैं उनमें लाभ होगा, 2014 हानि होगी। शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कह चुके हैं कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा और 1520 सीटों का नुकसान होगा उनको मध्य प्रदेश में। मैं उसी राज्य से आता हूं विजय जॉली जी, मैं वहां की राजनीति समझता हूं। में आपके साथ मेरा चैलेंज रहा, मोदी जी एक चैलेंज आप हार चुके हैं दिल्ली के इलेक्शन में, एक चैलेंज आप हार चुके हैं और आपने कहा था आप डांस करेंगे उस गाने पे, पप्पू कांड डांस वाला। एक मिनट आपको मैं याद दिला दूं 5 साल पहले के चुनाव, मुझे चैलेंज मत किया करो आप। चलो आपका फिगर से चैलेंज कर रहा। हाँ ठीक है, करिए। मैं पहले हार चुका, कोई बात नहीं, मैं दिल्ली की मैं फिर आप फिर हारने को तैयार हूँ। मैं पहाड़ से लड़ा, लेकिन मेरा मोटिवेशन कम नहीं हुआ और आज भी नहीं है। क्योंकि जो वातावरण उत्साह का जो कार्यकर्ताओं में और देश की जनता में, जो मोदी को सेवियर मानते हैं, जो मोदी को कांग्रेस को पैक करने वाला कॉम्बिनेशन का मुखिया मानते हैं, जो नेतृत्व और आक्रामक भूमिका के रोल के अंदर मोदी को देखते हैं, मुझे लगता है 2013 के ये जो असेंबली के चुनावों में है, पहले इसमें कांग्रेस का डब्बा गोल होगा और 2014 के केंद्र के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाएगी। अगर इसके बारे में आपको चैलेंज करना है तो आपको खुला चैलेंज भी। मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं, आप बताइए। मैं स्वीकार करता हूं चैलेंज और आप बताइए आप क्या करेंगे अगर आप चुनाव हारे। 4-0 नहीं हुआ तो आप इस फ्लोर पे आके नाचेंगे फिर से। आप बोलिए नाचेंगे। और अगर नाच लिया तो नहीं आप बोल अगर नाच लिया तो आप बोल और आप क्या करेंगे, आप मुझे बता दें। मैं सार्वजनिक तौर पे संन्यास ले लेंगे अगर आप। चलिए मैं सार्वजनिक तौर पे मानूंगा कि विजय जॉली विजय जॉली का चैलेंज है, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विजय जॉली का चैलेंज है, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। नहीं, लोकतंत्र चैलेंज का भी खेल है। लोकतंत्र में कोई नाचता है, 52 इंच की छाती है नरेंद्र मोदी के पास, भूलिए मत आप, भूलिए मत आप। 4 इंच कम हो गए। मुझे राजेश रपरिया जी के पास जाना होगा। राजेश रपरिया जी, क्या आप मानते हैं कि आडवाणी युग का अंत हो गया है? इसका जवाब मैं आरती से भी लूंगा। देखिए, आडवाणी युग का अंत तो समय हो गया कि जब उनका चाल चरित्र और चेहरा बदल गया। जो बीजेपी नहीं, आरती जी प्लीज माइक देना पड़ेगा। जो बीजेपी थी उसका जो चाल चलन था वो खत्म हो गया। मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल है, बीजेपी संघ सब अपने को हिंदूवादी, हिंदू संस्कृति के रक्षक कहते हैं। आप कभी मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने से पहले सीढ़ी पड़ती है और सीढ़ी को हम धोख देते हैं। क्यों देते हैं? कि वो सीढ़ी है जो हमको भगवान के पास ले जा रही है, जिसने हमको रास्ता दिखाया। जिस आडवाणी ने बीजेपी को सत्ता का रास्ता दिखाया, जिस आडवाणी ने मोदी को मुख्यमंत्री बनाया, क्या उसके संग ऐसा सलूक, सार्वजनिक सलूक
क्या भारतीय संस्कृति और इथोस के साथ जाता है? मेरा बड़ा सवाल है। आडवाणी जी के संग जो हुआ, क्या ये न्यायोचित है? क्या इतने बुजुर्ग आदमी के संग, जिसने अपना सारा जीवन बीजेपी को खड़ा करने में लगा दिया, आज क्षमा चाहूंगा सभी राजनीतिक लोगों से, आज सत्ता के वो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता नहीं होते हैं, उनके कार्यवाही होते हैं। जो बीजेपी में उन्माद है, कार्यकर्ताओं में जो उन्माद है, जो खासतौर से यूपी, बिहार, दिल्ली में देखने में आता है, वो इसलिए है कि वो पिटे हुए मोहरे हैं 20 साल से वहां पर। उन्हें सत्ता चाहिए, सत्ता मिलेगी, ठेके मिलेंगे। कोई भी कार्यकर्ता आप उठा के देख लीजिए इस यूपी और बिहार में, वो क्या करता है। तो इसलिए ये सत्ता कार्यवाहियों का उन्माद है जो आप देख रहे हैं। वो कार्यकर्ता आज बीजेपी और तमाम कैडर बेस्ड पार्टियों से गायब हो गए हैं, जो झोला लेके आते थे, बिना खाए पोलिंग कराते थे, प्रचार करते थे, सिद्धांतों की बात करते थे। बीजेपी में कौन सिद्धांत की बात कर रहा है? आडवाणी जी का समय था, आडवाणी ने तमाम इंटरव्यू दिए 91 से, हिंदूवादी कहने में उनको बिल्कुल हिचक नहीं थी और उन्होंने बड़े गर्व के संग कहा मैं हिंदूवादी हूं। लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी बड़ा फैक्टर है, आज बीजेपी की लहर बताई जा रही है, लेकिन बीजेपी ये बताने को तैयार नहीं है कि कितनी सीट आएंगी। बीजेपी मोदी का फैक्टर कम माना जाएगा। क्या बीजेपी अपनी पुरानी जो जीती हुई सीटें हैं उनसे ज्यादा लाएगी, या 272 पे मोदी फैक्टर माना जाएगा, या 300 सीटी पे? यह जवाब भी आज बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आडवाणी जी को वो सत्ता से हटाना चाहते थे या अपमानित करना चाहते थे? भारतीय जनता कैसे लेगी, ये तो इलेक्शन ही बता पाएगा। ये इलेक्शन बता पाएगा। लेकिन रामेश्वर चौरसिया जी, बुनियादी सवाल, आपने एक 85 साल के बुजुर्ग का अपमान किया है। पहले तो आपने एक सवाल किया, उसमें आपका जवाब छुपा था, मैं वो बोलना चाहता था। आपने कहा, जब विजय जौली जी ने कहा तो आपने कहा कि नहीं ये पब्लिक डोमेन में है, पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक डोमेन में होती है, आडवाणी जी पब्लिक डोमेन में। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र में मालिक कौन होता है? लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। आपके चाहने और नहीं चाहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा, आपके डिक्लेयर करने से। जब आडवाणी जी का युग था, जिस साहब ने बोला, तो उस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता अटल आडवाणी के पीछे चलता था। आज देश में एक जो मूड ऑफ द नेशन है, आप 1 साल से दिखा रहे हैं कि पूरा देश चाहता है कि आडवाणी को तो देश पहले पीएम मान चुका था, पीएम बने नहीं बने वो तो लोकतंत्र में जनता तय करेगी, हम आप बैठ के नहीं तय करेंगे। आज हालत यह है कि कार्यकर्ताओं का प्रेशर, कार्यकर्ताओं का दबाव, लोगों का फीडबैक, स्वयंसेवकों का दबाव, उनका फीडबैक, बैठ करके पार्टी ने चर्निंग प्रोसेस चला, पार्टी 3 दिन तक बैठी रही, चर्चा होती रही। हाँ, ये मान सकता हूं कि आडवाणी जी को लग रहा था कि नवंबर चुनाव के बाद घोषणा हो। आडवाणी जी ने कभी अपने मुख से नहीं बोला कि मोदी को घोषणा नहीं करो। आपका जो रिजर्वेशन है, जो कल से आप दिखा रहे हैं, यही दिखा रहे हैं ना। लेकिन जब सब लोग बैठते हैं तब विचार होता है, तो उनका ये मत हो सकता है। लेकिन पार्टी ने देखा, सारे फीडबैक है, सबका मत था कि नहीं अभी करने से ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं में नहीं तो निराशा होगी। चुनाव कार्यकर्ता जिताता है, वोट जनता देती है। तो जनता के मूड को जो नहीं देखता है, उस प्रवाह को जो नहीं देखता है, जो प्रवाह के साथ बीजेपी अगर चलेगी तो मंजिल तक पहुंचेगी, प्रवाह के साथ जो नहीं चलता है, आपको मालूम है नदी के किनारे पर लग जाता है। इसीलिए मैं मानता हूं, मानते हैं आप आडवाणी जी नदी के किनारे पर लगे। मैंने पार्टी की बात मानता हूं, आप मानते हैं आडवाणी जी नदी के किनारे पर लगे। मैं भी जानता था कि अब उधर खींचो। आप स्वीकार रहे रामेश्वर चौरसिया जी की आडवाणी जी नदी के किनारे पर लग गए। 1 मिनट, अब मुख्य प्रवाह में नहीं है। पहले बात तो सुन लीजिए। मैंने बोला ये जनता वोट देती है जो पार्टी उस धारा के साथ नहीं चलती है। अगर आडवाणी जी नहीं चल रहे हो धारा के मेरी साथ, बात पहले पूरी होने नहीं, तो आप बोलिएगा कि आडवाणी जी भैया आप तो एंकर है, आप तो कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, काउंटर सवाल। मैंने बोला, आपने कहा कि नदी के किनारे तक आदमी नदी के किनारे पर पहुंच जाता है, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि आडवाणी जी नदी के किनारे पर पहुंच गए। हमने आडवाणी जी की बात नहीं की, ये कह करके आडवाणी जी का अपमान मत कीजिए। मेरे मुंह से ये बात नहीं निकली है। मैंने कहा रिवाइंड में सुना सकता हूं, पार्टी के बारे में आप चाहे तो मैं सुना सकता हूँ, टेलीविजन है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, मैंने बोला देश का प्रवाह चल रहा है। आज देश चाह रहा है कि कांग्रेस के विकल्प में भारतीय जनता खड़ी खड़ी हो। अगर भारतीय जनता पार्टी उस प्रवाह के साथ चलेगी, लोगों की भावना के साथ चलेगी, तो मंजिल तक पहुंचेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी तो अभी अलग थलग पड़ जाएगी। जो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तो इसीलिए हमारे आडवाणी जी को अलग थलग मिल जाएगा। इसीलिए आपने देखिए, एक युग होता है, मैं कह दिया, मतलब आडवाणी जी का युग समाप्त हो गया। आज नरेंद्र मोदी को देश चाहता है, कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी। जवाब दे लिए आपने। देखिए, एक युग होता है, मैं कह दिया,
किया, मतलब आडवाणी जी के साथ उस समय मतलब आडवाणी जी का युग समाप्त हो गया है। आज नरेंद्र मोदी को देश चाहता है, कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी सीधा जवाब दे दीजिए ना, सीधा जवाब दे दीजिए रामेश्वर चौरसिया जी, बिल्कुल सीधा दे रहा हूँ, सीधा जवाब दे दीजिए कि आडवाणी जी का युग खत्म हो गया। अगर आपको बहस यहीं तक लिमिटेड करना है तो इसका कोई जवाब नहीं है। मेरी बहस का मुद्दा ही यही है, बहस का मुद्दा है, मैं आपको मानता हूँ कि आडवाणी का युग समाप्त हो गया कि नहीं। आप मेरे बहस का मुद्दा यही है कि आडवाणी का युग समाप्त हो गया कि नहीं। आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, हर युग समाप्ति के लिए ही बना है, कोई युग का शाश्वत नहीं चलता है। मतलब वही हर व्यक्ति का, मैं वही पूछ रहा हूँ, फिर आडवाणी जी का युग समाप्त हो गया है। हर व्यक्ति बोल दीजिए, जब आप इतना खुलकर बोल रहे हैं कि उनका युग समाप्त हो गया है। राजनीति 10 नंबर और बढ़ेंगे आप मोदी जी के सामने। मेरी बात सुन लीजिए, राजनीति कोई IAS ऑफिसर की नौकरी नहीं है कि 60 के बाद कोई रिटायर होता है, इसीलिए आप यहाँ कोई कभी रिटायर नहीं होता। आडवाणी जी हमारे अभिभावक है, मैं फिर आज आपको बता रहा हूँ, कल आप बुला के फिर बहस करोगे। आडवाणी जी हमारे अभिभावक है, हम सब आडवाणी जी की रेस्पेक्ट करते हैं। उन्हीं आडवाणी जी के नेतृत्व में ये पौधे इतने बड़े हुए हैं, सिंचा उन्होंने है। अब मैं मानता हूँ कि पेड़ को आपने गिरा दिया, ये भारतीय जनता पार्टी को आपने गिरा दिया, ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है। उसी पेड़ को आपने गिरा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है कि इसमें हर के मेरिट को बढ़ने का मौका मिलता है, विकसित होने का मौका मिलता है। कांग्रेस में भी मेरिट है, वो विकसित होने का मौका नहीं मिलता है किसी पार्टियों में। क्यों? क्योंकि वो तो जो परिवार से आदेश आ जाएगा उसको मानना है। तो आपका परिवार से आदेश आता है, आपका संघ परिवार से आता है। संघ परिवार इस देश का हिस्सा है, तो सोनिया गांधी का परिवार भी इस देश का हिस्सा है, आडवाणी जी गांधी परिवार भी इस देश का हिस्सा है। एक परिवार की बात करते हो, संघ परिवार एक परिवार नहीं है। संघ परिवार परिवार है। राजीव तुली जी भी मेरे साथ आ गए, लेकिन विजय जॉली यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। विजय जॉली जी, आप एग्री करते हैं रामेश्वर चौरसिया से कि आडवाणी जी के युग का अंत हो गया है? और मैं अपने रिसर्च से रिक्वेस्ट करूंगा कि गोवा वाला लेटर भी आडवाणी जी का जरा ले आए। इनकी पार्टी ने कितना सम्मान किया है। फिर मैं अदीप साहब के पास जाऊंगा, बहुत देर से चुप बैठे हैं वो। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो घोषणा की है, जिसमें आडवाणी जी शामिल नहीं थे, मैं साफ कर दूं, जिसमें आडवाणी जी शामिल नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है, मैं उसका इस्तकबाल करता हूं, उसका समर्थन करता हूं। लेकिन इसके साथ ही कल मैं सुबह जाके आडवाणी जी का चरण स्पर्श भी करूंगा, क्योंकि उन्होंने आज उस बैठक में ना आने के बावजूद अपने घर पर आए अपने पुत्र समान मोदी जी को आशीर्वाद भी दिया है। कभी कभी मैं भी अपने बच्चों से नाराज हो जाता हूं, कुछ क्षणों के लिए नाराज हो जाता हूं। कोई ये तो नहीं कि वो मेरे पुत्र नहीं रहे और मैं उनका बाप नहीं रहा। एक दिन के बाद मैं भी मान जाता हूं। और मुझे अपेक्षा है जब आडवाणी जी स्वयं आकर मीडिया के सामने या मीडिया मोदी जी को उनका आशीर्वाद देता हुआ चित्र दिखाएगा, तब दीपक चौरसिया जी आप हमसे वो आशीर्वाद देते हुए चित्र लेने ही नहीं दिया गया ना। सब कैमरा वाले तो बाहर खड़े थे। विजय जॉली, आप ऑर्गेनाइज करवा देते, हम खुशी खुशी वो चित्र दिखा देते। मैं मानता हूँ, वहाँ तो दरवाजे लगे हुए थे ना, सिक्योरिटी लगी। मौका अभी तो हमने अपने कांग्रेस के शॉटबाजी दिखवा देते आप। अभी हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम तो हर शॉट चलाते हैं। देखिए दीपक जी, हम तो हर शॉट चलाते हैं। कल तक विजय जॉली जी, हम हर शॉट चलाते हैं। मैं मानता हूं, इसलिए मैं आपके चैनल को, इंडिया न्यूज को और आपके पूरे पत्रकारिता जगत के जर्नलिस्ट को सलाम करना चाहता हूं। आप हर एक शॉट दिखा के एक एक मिनट की खबर, हिंदुस्तान की धड़कन जनता तक पहुंचाते हैं। इसलिए मैं दीपक चौरसिया का आदर भी करता हूं और आपको प्रणाम भी करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ अगर एक पार्टी के नेता अगर कल किसी भी परिस्थितियों में दोनों जुड़कर दिखाई देते हैं, देखिए कल तक तो ये बहस थी, क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी को अनाउंस करेगी या नहीं करेगी, करेगी या नहीं करेगी। कल तक ये चर्चा थी। नहीं, अब क्योंकि पार्टी क्योंकि आडवाणी जी राजी नहीं थे, आडवाणी जी आए नहीं, आडवाणी जी अभी भी राजी नहीं हुए, लेकिन आपने घोषणा कर दी। आपने भीष्म पितामह के पेड़ को गिरा दिया, वो बेचारे बाणों की शैया में लेटे हुए हैं। आप यहाँ कह रहे हैं कि आप दुखी और निराश हैं क्योंकि वो मीटिंग में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है और बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड में तो अगर उसमें कोई मिनोरिटी भी होता है तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेजॉरिटी डिसीजन का अनुकरण करते हैं। विजय जॉली जी, ऐसा कभी नहीं हुआ और आज डिवीजन नहीं हुआ है। आपके मीडिया के अंदर जो ये खबरें आ रही हैं, जो आप लाइन ले रहे हैं, ये गलत लाइन है। विजय जॉली जी, एक सवाल का, नो डिवीजन इन द पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ द भारतीय जनता पार्टी व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन। एक सवाल का जवाब दे दो, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। एक सवाल का जवाब दे दो जी। क्या लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी जिंदगी में आज से पहले, जब से उनका 6 दशकों का पार्लियामेंट्री जीवन है, 5 साढ़े 5 दशक का, उससे पहले वो आरएसएस के कार्यकर्ता रहे थे, कभी भी आज तक
नेशनल एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट्री बोर्ड मिस की है? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, जब गोवा की मीटिंग में वो नहीं आए थे, वापस आने के बाद हमने उनसे जरूर बात की और उन्होंने कहा अगर मैं उस समय कुछ भी कहता तो मेरी बात को अन्यथा ये मीडिया लेता, लेकिन दैट वाज अ रियलिटी। बाद में तो कहा ना लेटर आ रहा है, लेटर भिजवाओ भाई, उन्होंने गोवा वाला लेटर भी पढ़ना है। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं होते। नहीं, मैं मंगवाता हूँ। अगर उनकी चुप्पी को अरे लेटर लिखा था उनने, माना जाएगा। देखिए, उन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोला। विजय जॉली जी, मैं मानता हूं पार्टी के नेताओं के बारे में बोला था। आइए पढ़ देता हूँ मैं, लाइए लेटर है क्या आपके पास? आप पढ़ के सुनाइए। लेटर में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, आप सही बोल रहे, किसी का नाम नहीं लिखा। ये बार बार रीड बिटवीन द लाइन्स, मीडिया जो डिस्टॉर्टेड न्यूज आइटम्स को दिखा रहा है। अडवाणी जी ने अपने पार्टी के अध्यक्ष को एक लेटर लिखा है, उसमें आपको क्या आपत्ति है? अडवाणी जी ने अपने मन के भाव राजनाथ जी को व्यक्त किया है, मीडिया को क्या आपत्ति है? विजय जॉली जी सुन लो, विजय जॉली जी सुन लो ना, आप सुन लो। डियर श्री राजनाथ सिंह जी, ऑल माई लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी, आई हैव फाइंड वर्किंग फॉर द जनसंघ एंड द भारतीय जनता पार्टी ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड एंडलेस सेटिस्फेक्शन फॉर माई सेल्फ। कि मैंने संघ और बीजेपी के साथ काम किया है, ये मेरे लिए बहुत सुख की बात है। फॉर सम टाइम आई हैव बीन फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिकंसाइल आइदर विद द करंट फंक्शनिंग ऑफ द पार्टी, की पार्टी की मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरह से काम चल रहा है उससे मैं दुखी हूं, और द डायरेक्शन इन विच इट इज गोइंग, और जिस दिशा में वो जा रही है। ठीक है, आई नो लॉन्गर हैव द फीलिंग दैट दिस इज द सेम आइडियलिस्टिक पार्टी। ये वो आदर्शवादी पार्टी नहीं है विच वॉज क्रिएटेड बाय डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, नानाजी एंड वाजपेयी जी। किन किन के नाम लिए फिर से पढ़ के सुनाऊं? पढ़ के सुनो। इसमें क्या गलत आपको लग रहा है? हाँ, दीपक जी, आपको क्या गलत लगा? आप आइए ना, सुन तो लीजिए पहले। Whose sole concern was the country and the people, जिनका मुख्य मुद्दा लोग और देश था। Most leader of ours are now concerned just with the personal agenda। आजकल के लोग जो हैं वो सिर्फ पर्सनल एजेंडे पे काम करते हैं, पर्सनल एजेंडा, नॉट पार्टी एजेंडा। समझे आप? उसमें कहीं मोदी जी का जिक्र तो नहीं है। मैंने कहा मोदी जी का जिक्र? अरे आप वो तो मोदी जी पे नहीं, पूरी पार्टी के, वो तो पूरी पार्टी के। क्या ये सवाल उन्होंने पूरी पार्टी के आप मुझे बताइए क्या आरती जी ये सवाल उन्होंने पूरी पार्टी के चाल चेहरे और चरित्र पर नहीं उठाया है? बहस तब होगी ना जब आप नेगेटिव, हम पॉजिटिव उसको लेते हैं। अडवाणी जी हमारे अभिभावक हैं, हमारी गलतियों को उजागर करते करते हम उसे सीखेंगे। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और आप देखेंगे आरती जी, आपकी बात तो मैं मान लूंगा, पर विजय और रामेश्वर की नहीं। मैं आपको एक और बात आपकी बात में मान लूंगा, आपकी बात में मान सकता हूं कि आपके प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इन दोनों ने तो पाला बदल लिया है। नहीं मानूंगा। इन दोनों ने तो पाला बदल लिया, आप भी जानती हो। इन दोनों ने पाला बदल लिया। तीनों एक साथ अडवाणी जी, तीनों आरती जी, विजय जी और मैं एक साथ अडवाणी जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा में काम किए हैं। मुझे पता है, मुझे पता है, कहना चाहती हूँ, मुझे पता है। तब विजय जॉली का ये बोलने का एहसास नहीं होता है कि आडवाणी जी ने जो कदम उठाया उससे मैं दुखी और निराश हूँ, तब उनका एहसास नहीं होता। दीपक जी, मैं कहना चाहती हूँ, दीपक जी नरेंद्र मोदी से मिलकर आ रहे हैं, इसीलिए उनको इसीलिए उनको जो है बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी से मिलकर आ रहे हैं। आप मत सहमत हो, जनता और देश हो जाएगी, जनता और देश हो जाएगी। हम सभी नरेंद्र मोदी जी से भी मिलकर आ रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस नाम की आज घोषणा की है, उसे जिसे देश सुनना चाह रहा था, देश का एक मूड निकल के आ रहा था, उसमें अडवाणी जी का एक मत हो सकता है, और वो मत कॉन्स्टेंटली वही रहा, आज भी उनका मत है। उसमें आपने शिवराज जी का भी नाम लिया, सुषमा स्वराज जी भी आती हैं, और भी पार्टी के सच्ची खबर बता रही है। नहीं, सच्ची खबर बता रही है। विजय जॉली और रामेश्वर नहीं मानेंगे इस खबर को। बिल्कुल ठीक है। आपने सुषमा स्वराज जी या नायडू, कि सुषमा स्वराज जी, एक मिनट, सुषमा स्वराज जी कितने प्यार से उन्हें दे रही है, मैं फिर वो भी रिपीट कर रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये धड़कती हुई पार्टी है, इसमें किसी को घुटन नहीं होती कि राहुल को सिर पे बिठाना पड़ता है, चाहे उनमें कोई कैलिबर है या नहीं है, उनमें नेतृत्व देने की क्षमता है या नहीं है। मनमोहन सिंह मौन सिंह बन के बैठे रहे, देश अपेक्षित होकर सुनना चाहता है उन्हें, लेकिन वो नहीं। आज अडवाणी जी के मन में अगर कोई व्यथा है, मेरी पार्टी में वो जज्बा है कि वो लिख के सुनाते हैं। आपने कहा ना कि आपकी पार्टी में कोई घुटन नहीं महसूस करता, निराश नहीं होता, लेकिन सुनिए ना, आडवाणी जी ने क्या लिखा है।
बैठक की सूचना देने आए थे तब मैंने अपने मन की व्यथा के बारे में और आपके कार्य संचालय के विषय में अपनी निराशा के बारे में कुछ कहा था। निराशा का ही अगर आप पर्यायवाची ढूंढेंगे, निराशा का भी अगर पर्यायवाची आप ढूंढेंगी तो उसमें घुटन मिलेगी। अब आपको जनरेशन गैप लग रहा है, अब आपको जनरेशन गैप लग रहा है। अंतर आता है, लेकिन कुछ कदम हम नीचे उतरेंगे और कुछ कदम वो हमारे साथ चलेंगे। आने वाले दिनों में आप देखिए, मैं विश्वास से कहती हूँ, आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि आडवाणी जी का लगातार जिस तरह से उस व्यक्ति ने 2 से 184 तक सीटें पहुंचाई, अभी भी आप देखेंगे कि लगातार उनका मार्गदर्शन। अब आपको लग रहा है मोदी जी 272 तक पहुंचा देंगे? मोदी जी क्यों नहीं पहुंचाएंगे? आज देश देख रहा है। ठीक है, देश देख रहा है, देश देख रहा है। दो लोगों को देखिए, ये देश के हित में है। ये देश के मोहम्मद अदीब साहब और मेरे साथ अजय जुड़े हुए हैं। अजय आलोक, जनता दल यूनाइटेड के स्पोक्स पर्सन है। अजय आलोक जी, मुझे लगता है कि थोड़े दिन बाद आप भी जाएंगे और कमल पर मोहर लगा के आएंगे। जी, देश ने तो आडवाणी को मान लिया है। मैं क्यों कमल पे मोहर लगाऊंगा? लेकिन दीपक जी, एक बात तो मैं आपको बता दूं, आज जो हुआ इसकी भविष्यवाणी हमने 3 महीने पहले ही की थी। जब हम अलग हुए थे तो आपके चैनल, अब तमाम लोगों ने कहा कि आप अभी से कैसे मान रहे हैं, वो तो कोई घोषित उम्मीदवार नहीं हुए हैं। लेकिन हमने तो मजमून में, लिफाफे में मजमून देख लिया था कि क्या क्या लिखा हुआ, यही होने वाला था। माननीय आडवाणी जी को उस वक्त भी हमने कहा था कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। आज वही हुआ है, तो इसमें कौन सी नई बात है? और हम इसमें कौन होते हैं कुछ बोलने वाले? ये नीतीश जी को भी हमने बोया था, उनका अपना मामला है। पार्टी नीतीश जी को भी हमने बोया था, आपने बड़ी उसमें भी हमने खाद भी डाली थी, मैन्योरिंग भी की थी। कहाँ से कहा हमने पहुंचाया तो घर बैठे थे। ऐसे मत कहिए, मिलकर सरकार बनाई थी, मिलकर सरकार बनाई थी। ऐसे मत बोलिए, आप कबूल मत बोलिए, आप मत बोलिए ऐसे। देश आपको, पार्टी के अंदरूनी मसलों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लोकतंत्र में झगड़े होते हैं, मैं मानता हूँ इसको। नीतीश के डिक्टेशन से पार्टी नहीं चलती है, नीतीश के डिक्टेशन से पार्टी नहीं चलती। आप एक व्यक्ति की बड़ाई करते हो, एक व्यक्ति की बड़ाई करते हो, हम पार्टी की बड़ाई करते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता है, हमसे चुनाव में मिलिएगा। हम जानते हैं आप क्या है, घर को संभालिए। हम आपको भी जानते हैं हम क्या है। नीतीश को किसने बनाया? आप कहीं थे नहीं वहाँ, नीतीश को हमने बनाया। अब बनने के बाद आज हमने औकात दिखा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? डाला पॉलिटिकल बात कीजिए, मुहावरे नहीं सुनाइए, पॉलिटिकल बात कीजिए। पॉलिटिकल बहुत बहुत मुबारक, एकदम अपना घर संभालिए। नहीं, मैं आप चिंता मत कीजिए हमारे घर की। बिहार तो संभल नहीं रहा है, हमारे घर की बात कर रहे हैं कि इन्होंने भविष्यवाणी की थी। नीतीश कुमार ने 2003 में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मोदी जी राष्ट्रीय भूमिका निभाएंगे। हाँ, वो बाइट सुना गुजरात तक सीमित नहीं रहेंगे। सुनेंगे आलोक जी, सुनेंगे आलोक जी। जाके भविष्यवाणी किए थे, सुनेंगे क्या? सुनाऊं मैं आपको? गुजरात नहीं है, आप दिल्ली संभालिए, आप में बहुत प्रतिभा है। सुनवाऊं आपको? नए नए नीति में आते हैं तो थोड़ा इतिहास भूगोल पढ़ के आइए। बढ़िया से बात कर रहे हैं, जिस टेप की बात आप कर रहे हैं, उस टेप में सबसे शुरू में नीतीश जी ने क्या कहा था उसको भी याद कीजिए। हाँ, कहा था नीतीश जी ने, और हमने ये भी कहा था, ये भी याद कीजिए, हमने ये भी कहा था, हमने ये भी कहा था। एक मिनट, भैया वो वाइट बार बार चलती है, एक बार निकाल दो। आप रोक लिए हो भैया, अहमदाबाद की घटना नहीं होती है। प्रोड्यूसर्स, वो वाइट बार बार चलती है, एक बार निकाल लीजिए। क्षेत्र में भी 2005 में नहीं गए थे, 2010 में भी नहीं गए थे। अच्छा चलिए, एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। अजय आलोक जी, ऑर्डर के अलावे तो कुछ है नहीं, अजय आलोक आगे की बात नहीं करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, 2005 के चुनाव में, 2009 के चुनाव में, 2010 के चुनाव में, अरे हमारे पास किसी भी चुनाव में हमने नरेंद्र मोदी जी को बिहार आने से नहीं आने दिया था। आपके पास एक नेता है, हमारे पास नेताओं की फौज है, आप चिंता मत करो। हर नेता हर जगह नहीं जाता, हमारे पास बहुत नेता है। अच्छा, मीम अफजल साहब जुड़ गए, मीम अफजल साहब जुड़ गए, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अफजल साहब, आपका रिएक्शन अभी तक नहीं आया है, मैं आपको जरूर जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर। और मेरा पहला सवाल, मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, आपकी तरफ से कौन है? जी, बधाई दे दीजिए। और मोदी जी को बधाई दी कि नहीं आपने? हम उम्मीदवार बनने पर तो देंगे बधाई। ऐसा है कि हमारे यहाँ तो सही वक्त पर फैसला किया जाता है, तो इनका वक्त गलत है। जैसे आडवाणी जी यही कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री वाला चक्कर पिछले 10 जून से चल रहा है, जब आडवाणी जी ने पहली चिट्ठी लिखी थी। अभी जो ये लोग सब बात कर रहे हैं बीजेपी के ताल्लुक से, मुझे सुनकर के हैरत हो रही है कि बजाय इसके कि अपने नेता को मनाएं, यहाँ टेलीविजन पर वो इसको डिफेंड कर रहे हैं कि कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, 2-4 रोज के बाद आ जाएंगे।
10 जून के बाद जो चिट्ठी लिखी थी आडवाणी जी ने, वो पढ़ के नहीं सुनाई आपने अभी? नहीं सुना दिया 2 बार सुना दिया। नेता ने मिठाई भी खिला दिया, आशीर्वाद भी ले लिया, अभी आ गया मैं देर से मान गए। ज्वाइन किया मैंने। आडवाणी जी ने वो पढ़ के नहीं सुनाई आपने अभी? नहीं सुना दिया 2 बार सुना दिया। नेता ने मिठाई भी खिला दिया, आशीर्वाद भी ले लिया, अभी आ गया मैं देर से मान गए। ज्वाइन किया मैंने, सुना दी मैंने, दोनों चिट्ठी सुना दी इनको, दोनों चिट्ठी सुना दी है। लेकिन शुक्रिया, अच्छा किया आपने, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने कि आईना इनको दिखाया है। पर आप ये बताइए हम कि सिर्फ इतना कहते हैं कि मोदी जी आए या आडवाणी जी आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पूरा देश पिछले 2-3 महीने से तमाशा देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर कितना सरपटोल का शिकार है, और जो पार्टी अपने भीष्म पितामह को साथ लेकर न चल सके, वो पार्टी देश को क्या साथ लेकर के चलेगी? भाई साहब, मैं आपको नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं। विजय जॉली जी बात तो सही बोली, जो अपने भीष्म पितामह को साथ लेकर नहीं चल सकी। भारतीय जनता पार्टी, सवाल बनता है। मैं उत्तर दूंगा इनके सवाल का। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहता हूं तो भी सीताराम येचुरी आपके पार्टी के सीताराम केसरी आपके पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। रात को आपने अपने अध्यक्ष को पीट के सड़क पे फेंक दिया और सोनिया गांधी जी को आपने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। आप हमें क्या सवाल करेंगे? इनको डिफेंड नहीं कर सकता क्या? सीताराम केसरी को आपने रात के 12 बजे एक आध दो कांग्रेस के दफ्तर से, वो अध्यक्ष थे, निकाला था, उनको लॉक स्टॉक एंड बैरल सड़क पे उनका सामान फेंक दिया था, क्योंकि आपको माननीय सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनाना। मेरी बात का जवाब दीजिए। आप कहां खड़े हो? मैं तो भारतीय जनता पार्टी में खड़ा हूं, मैं अगले प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं, मैं लाल कृष्ण आडवाणी के साथ खड़ा हूं। मैं पार्टी का नेता हूं और पार्टी के नेता के रूप में आपको शिकस्त दूंगा। आप सीताराम केसरी के बारे में बताइए। आप लोग प्राइम मिनिस्टर के पीछे भागते हो। हमारी पार्टी में आप जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। जो मनमोहन सिंह जी कहे, अगर मुझे मौका मिला 3 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद मैं राहुल गांधी जी का अनुकरण करूंगा। आप बोलते हो, आपने प्रधानमंत्री के पद और उसके ऑफिस को बहुत बड़ी बढ़त दी है। मैं सलाम करना चाहता हूं अपने ऐसे कांग्रेस के प्रधानमंत्री का। राहुल गांधी का अनुकरण करेंगे, जो अनटेस्टेड है, जो राजकुमार है, जिसकी पॉलिसी से आप लोग भी अभी सहमत नहीं है। आपको किसने रोका? 10 साल आप सत्ता में रहे, राहुल गांधी जी के हाथ में थमा देते। अब आप डरे हुए हैं। रात को मोदी, दिन में मोदी, अंदर मोदी, बाहर मोदी, और मोदी तुम्हें अगले चुनाव में नहीं है। ये आपकी स्ट्रेटेजी है। तो जब कोई बोले और आपकी पोल खोले, हाँ, पोल आप उसे बोलने मत दो। आपको पहले 2013 के दिल्ली के जब कोई बोले और आपकी पोल खोले तो उसे बोलने मत दो। 2014 में केंद्र के ये जॉली साहब आपका तरीका हो सकता है, हमारा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। अब आपकी पोल खुल रही है तो आप जो है बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। अरे विजय जी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद, के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप तो इतने बड़े, ये दिल्ली की राजनीति नहीं है, पत्रकार है, ये भारत की राजनीति है। जॉली साहब, सलाम करता हूँ। दिल्ली की राजनीति नहीं है, मेरे प्रश्न का ये भारत की राजनीति है। पहले थोड़ा सीख लीजिए। सीताराम केसरी के बारे में जवाब दे दीजिए थोड़ा सा। मीम अफजल साहब, सीताराम केसरी के बारे में सवाल पूछा था, वो जवाब दे दीजिए। ये कहेंगे झूठ है, ये इनको पता नहीं है। देखिए, मैं क्या ये सच नहीं है? चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। जो भी होता है वो पार्टी की इच्छा के मुताबिक होता है। हाँ, तभी उनको बाहर कर दिया। बहुत कमाल। आज ये बात कर रहे थे अभी राहुल गांधी की। सिर्फ हमारे यहाँ मोदी इज अ डिवाइडिंग फोर्स, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी इज अ यूनाइटिंग फोर्स। आप केसरी जी के बारे में बताइए ना। क्या केसरी जी को आपने बाहर नहीं किया था? मोदी जी सर प्लीज सच बोल दो ना। क्या विजय जॉली जी हो गया, उन्होंने अपना जवाब दे दिया। विजय जॉली जी हो गया उन्होंने। मोहम्मद अदीब साहब, क्या नरेंद्र मोदी 272 दिलाएंगे बीजेपी को? देखिए, मैं मुद्दे पे बात करना चाहता हूं।
आपने कहा कि आडवाणी जी का काफी दौर खत्म हो गया है। अफजल साहब, मैं जरा एक बात कह लूं। अफजल साहब, अफजल साहब, मैं एक बात कह रहा हूं, जरा सा सुन लीजिए। देखिए, आपका ये कहना है कि आडवाणी जी का दौर खत्म हो गया है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आडवाणी जी हिंदुस्तान के बहुत बहुत दिग्गज। मेरी बात सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा था अरे मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा था। अरे साहब, मेरी बात सुनिए। अरे हो गया इनको। हमारा कोई मतलब नहीं। देखिए, ऐसा है कि वो एक दिग्गज नेता है, उन्होंने ये बात समझ ली। देखिए, इससे पहले आडवाणी जी जो बारूद लेके चले थे 182 तक के जाके रुक गए थे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी का सहारा लेना पड़ा था और तब ये एनडीए की सरकार बनी थी। अब ये एक नया बारूद लेके आए हैं मोदी की शक्ल में। आडवाणी जी ने ये बात असेस कर ली कि ये 125 से 150-60 सीटें लाके सरकार बनेगी यूपीए या एनडीए की, किसी पार्टी की नहीं बनेगी। और ये असेसमेंट आडवाणी जी का सही है। उन्होंने आज न जाके ये साबित कर दिया। अभी जैसे आपके प्रवक्ता ने कहा, जनता दल यू हैं, दूसरी जमातें हैं, वो आडवाणी जी को अब एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएंगी। आज भी मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट आडवाणी जी होंगे और मोदी जी नहीं होंगे, क्योंकि ये ख्वाब देख लीजिए कि 2,72 सीटें बीजेपी ले आएगी और 272 सीटें कांग्रेस ले आएगी। ये दोनों पार्टियां नहीं ला सकती। इनको या एनडीए बनेगी या यूपीए बनेगी। और एनडीए में नरेंद्र मोदी यूपीए के प्राइम मिनिस्टर नहीं, एनडीए के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। प्रोपेगेंडा आप जितना भी कर दीजिए, वो एक्चुअली एक पार्टी के वो लीडर आज बने हैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं बन सकते। साहब ने जो बोला, कभी इनको आडवाणी जी बारूद लगते थे, अब मोदी जी बारूद लग रहे हैं। अब वो बारूद, एक मिनट, आप ही की बात जवाब दे रहा हूं साहब। वो अब उस बारूद को ये समर्थन करेंगे और इस बारूद का विरोध करेंगे। अरे साहब, जब दोनों बारूद है तो एक का समर्थन एक का विरोध कैसे करेंगे? आप ही ने तो बताया उस समय आडवाणी जी बारूद थे, उस समय जी आडवाणी जी अटल बिहारी वाजपेयी की जगह लेना चाहते हैं। देखिए साहब, एक कहने की बात है, लोकतंत्र व्यक्तियों से नहीं चलता। मैंने पहले बोला, लोकतंत्र जनता की भावनाओं से चलता है, जनता के वोट से चलता है। हम आप बैठ करके नहीं डिक्टेशन दे सकते कि कौन कितना सीट लाएगा। मैं इससे कभी सहमत नहीं होता हूं। हर पार्टी को यह अधिकार है कि अपना प्रमुख और पॉपुलर नेता आगे रखे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा और विधानसभा में सीटें जीते, तभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगा। नंबर का खेल है, ये भावनाओं का खेल नहीं है। तो नंबर के खेल में जन भावना का ख्याल रखना पड़ता है। आपकी भावना, हमारी भावना, इसीलिए आपने आडवाणी जी की भावना का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि नंबर का खेल है। अरे बिल्कुल आडवाणी जी की भावना का ख्याल रखा। कैसे रखा? परसों आप फिर बहस कराइएगा। आडवाणी जी मान गए, आडवाणी जी अभी आप दिखा रहे थे ना, आडवाणी जी ने मोदी जी को मिठाई खिलाया, कब दिखाई कि नहीं? कहाँ दिखा रहे? आप उदार दे रहे हैं नीचे, अरे मुंह मीठा कराया। अरे आप देखा ही नहीं, अपना ही न्यूज नहीं देख रहे। जबरदस्ती नहीं, अभी आपने दिया तो फोटो दिलवा देते ना उसका, कैमरे को तो बाहर कर दिया था। फोटो नहीं मिला, फिर आप प्रचार करेंगे, प्रचार होगा। अब राजीव तुलसी जी मेरे साथ है, प्रांत प्रचार प्रमुख आरएसएस के। नहीं, मुंह मीठा किया, दिखाया, उनको बोला प्रधानमंत्री बनिए, 272 सीट लेकर आइए, लेकिन आपके अपॉइंटमेंट की बैठक में मैं नहीं जाऊंगा। ये भी सच है, ये भी सच है। राजीव तुलसी जी प्रांत प्रचार प्रमुख है आरएसएस के। तुलसी जी, मेरा सीधा सवाल, क्या संघ ने यह तय कर लिया है कि आडवाणी युग का अंत हो गया है? संघ के तय करने से ऐसा हो जाएगा क्या? मेरे ख्याल से संघ के तय करने से ही सब कुछ हो रहा है। संघ ने ही तय किया था कि मोदी का अपॉइंटमेंट हो, संघ ने ही तय किया था। नहीं, ये मुझे नहीं लगता, ये देश को लगता है। दीपक जी, ये आपको लगता है, राजीव तुलसी, ये देश को लगता है। और आपके जैसे मीडिया के जो हमारे मित्र हैं, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि आप सब संघ को बाहर रहकर देखते हो, संघ के भीतर जाकर संघ को समझने का प्रयास नहीं करते। और पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कई बार कहा है कि संघ में आने का पैसा नहीं लगता, आप आइए, देखिए, समझिए, ना समझ आए तो बाहर जाइए। नहीं, तो आप संघ के भीतर आने का प्रयास नहीं करते। इसलिए कहना हो कि संघ के जो इंटरनल हमारे दायित्व हैं, उन तक की जानकारी मीडिया तक ठीक नहीं है, क्योंकि मीडिया के लोग संघ के भीतर आने का प्रयास नहीं करते। नहीं, आपके मैं अभी एक बहुत मौलिक बात कहता हूँ। मैं बहुत मौलिक बात कहता हूँ। मैं बहुत मौलिक बात कहता हूँ। मैं बहुत मौलिक बात कहता हूँ।
बहुत मौलिक बात यह है कि संघ जाओ दीपक जी, हाँ एक दिन शाखा चले जाओ, पता चल जाएगा आपको लेके चलूंगा। चलो, आपको लेके चलूंगा, मैं शाखा में भी चलूंगा, मुझे कहीं जाने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं निष्पक्ष हूँ। मैं निष्पक्ष हूँ, इसलिए मुझे कहीं जाने में कोई एतराज नहीं। नहीं, मैंने देखा हुआ है, मैं गया भी हूँ, मैंने देखा भी है, मैं गया भी हूँ, मैंने देखा भी है। नहीं, राजीव मत कीजिए, आप निष्पक्ष हैं, लोग जानते हैं आप निष्पक्ष हैं, आप क्लेम मत कीजिए। नहीं, मैं आगे बढ़ी। मेरा सवाल बड़ा सीधा है राजीव तुली जी आपसे। एक बात कहना चाहूंगी, आपने अभी कुछ देर पहले ये कहा कि वो परिवार है और ये भी परिवार है, संघ परिवार। बिल्कुल संघ परिवार है। वो परिवार 4 लोगों का परिवार है, जिसमें डिक्टेट किया जाता है, 4 लोगों के घर में सब कुछ आता है, 4 लोग देश को लूट के जिस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं, ये वो संघ परिवार है, ये वो राष्ट्र भावना की पूरी एक जमात है, जिसमें 26 लाख देश भर में आरएसएस की शाखाएं चलती हैं, जिसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। तो आशाराम जी के भी 10 करोड़ फॉलोअर थे, आशाराम के भी 10 करोड़ फॉलोअर थे, आशाराम के, और राघव जी भी इसी संघ परिवार के सदस्य थे। राघव जी भूलिए मत आप, संघ के सबसे पुराने स्वयंसेवक है राघव जी, जिनको आपको पार्टी गलत क्या है आप मुझे बताइए, क्या राघव जी संघ के स्वयंसेवक थे या नहीं? एक मिनट, नहीं, अरे अभी तो व्यक्ति की बात हो रही थी, अभी नरेंद्र मोदी की बात हो रही थी। हीरा निकल जाता है और एक बिल्कुल कोयला। 84 साल तक आपके साथ रहे, 84 साल तक राघव जी सबसे कर्मठ कार्यकर्ता, सबसे कर्मठ कार्यकर्ता आपके। 9 साल तक आपके वित्त मंत्री रहे, 9 साल तक आपके वित्त मंत्री रहे राघव जी। नहीं, अभी तो बहुत है, मूड ऑफ द नेशन भी है। लेकिन राजीव तुली जी, मैं यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आपसे निवेदन है, पहले वो दायित्व ठीक कराइए। मैंने अभी बीच में कहा भी वो उतना संघ प्रचारक नहीं है भैया, बड़ा लिखो। आप छोटा कर दो उसको बेशक, परंतु ठीक लिखो। प्रांत प्रचार प्रमुख, ये गलत संदेश ना जाए देश में, हम निष्पक्ष पत्रकार हैं, याद रखना चाहिए। ये फिर क्लेम कर रहे हैं आप, आपको क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। आप बार क्यों ठोक के बोलते हैं? आप क्यों बार ठोक कर बोलते हैं निष्पक्ष? लोग मानते हैं आप निष्पक्ष, आपको बार क्यों कहना पड़ता? राजीव तुली जी, इसका मतलब आडवाणी जी के युग का अंत हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है आडवाणी जी का? अरे वो 2 चिट्ठी लिख रहे हैं, देखो आप, एक चिट्ठी ये, एक चिट्ठी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके लिए बहुत बड़ा विषय हो सकता है। नहीं, हमारे लिए नहीं, देश की जनता के लिए बड़ा विषय। ये ऐसा कोई बहुत बड़ा देश की जनता के लिए बड़ा विषय। ये किसी एक विषय पर मतभेद हो सकता है, और इस सब से आडवाणी जी की प्रतिष्ठा या जो आडवाणी जी का, अन्य आडवाणी जी का जो स्थान है पूरे विचार परिवार में, वो कम होने वाला नहीं है। इससे तो बिल्कुल नहीं कम होने वाला। लेकिन इसलिए आपको अगले 1 घंटे और रोक लूं ना, आप बड़े खुश हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि मैं अभी मूड ऑफ द नेशन सर्वे चलाने वाला हूं। कोई बात नहीं, आप चलाते रहिए। ऐसे सर्वे इलेक्शन से पहले कुछ होते हैं, एग्जिट पोल कुछ आता है, उसके बाद कुछ रिजल्ट। सर्वे देख के आप चिंता मत कीजिए, को बनाया है सर्वे देख के, तो नरेंद्र मोदी को बनाया आपने। उसकी सर्वे देख के नरेंद्र मोदी को बनाया। लेकिन अब चलते चलते मैं आखिरी सवाल मनोज तिवारी से लूंगा। आजकल वो मोदी के गीत गा रहे हैं, उनको विजय गोयल पसंद आ गए हैं, तो मोदी के लिए चलते चलते गीत सुना दीजिए मनोज तिवारी जी। प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, 272 लाएंगे वो। भोजपुरी में सुनाइए भैया। नहीं, भोजपुरी में नहीं सुनाइए, हिंदी में सुनाइए। इतना शोर हो गया कि कान खराब हो गया। और गला तो ठीक है। राजनीति में तो आ रहे हैं ना, तो ये शोर सुनने की आदत हो जानी चाहिए। एक बार चुनाव लड़ चुके हैं गोरखपुर से, अब बीजेपी से लड़ेंगे आप। नहीं, हमारी चिंता यही है कि हम लोग जब सोचते हैं कि देश के लिए कुछ सोचें, तो ये शोर सुन के थोड़ा डर लगता है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनाए गए, मुझे खुशी है। अभी तक तो मैंने कोई गीत बनाया नहीं, क्योंकि अभी तक तो मैं निराशा का गीत बना रहा हूं जो हमारे देश में है, रुपया के गिरते हुए स्थिति का गीत बना रहा हूं। दीपक भैया, जैसे बनाऊंगा आपके सामने सुनाऊंगा। रुपया वाला सुना दीजिए। वाला सुना दो ना, एगो निराशे वाला एगो सुना दो मनोज भाई, एगो सुना ही था। जब दीपक जी के इतना रिक्वेस्ट बा, जनता है। अरे खड़ा बिया सेना पुलिस, खड़ा बिया सेना पुलिस, खड़ा बिया खुफिया, आहि दादा तबो रोजे गिरल जाता रुपिया, आहि दादा तबो रोजे। हर देशवा में लागल बाड़े कैसे बह रुपिया, आहि दादा गिरल जाता काहे तबो रुपिया, आहि दादा।
चलिए, आपकी नई पारी के लिए आपको शुभकामनाएं। आप अमर सिंह की साइकिल से हटकर बीजेपी के कमल पर सवार हो गए हैं। आपको इस नए सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। आगे हम